एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग के राजीव भवन में सोमवार को कांग्रेस ने महिला आरक्षण को लेकर भाजपा पर हमला बोल दिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाकर परिसीमन बिल को आगे बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही संसद में पास हो चुका है और कानून बन चुका है। इसके बावजूद भाजपा जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में पेश किया गया संविधान संशोधन बिल महिला आरक्षण से जुड़ा नहीं था। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और महिलाओं को उनके अधिकार मिलने का इंतजार जारी है। जिस जमीन ने पीढ़ियों को पाला, आज उसी जमीन को बचाने किसान संघर्ष कर रहे हैं। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के ग्राम दानी कोकड़ी में सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रस्तावित चूना पत्थर खदान का विरोध किया। किसानों का कहना है कि यही खेती उनकी जिंदगी का आधार है, यहीं से घर चलता है और बच्चों का भविष्य बनता है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना सहमति ड्रोन सर्वे कर खनन की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही, जिनकी आंखों में चिंता साफ नजर आई। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जमीन बचाने का फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। भिलाई के नेशनल हाईवे पर नेहरू नगर चौक के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात एक थार गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में सुपेला निवासी 3 दोस्त सवार थे, आकाश केशरवानी, ऋतिक साहू और करण सिंह। हादसे में आकाश केशरवानी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं करण सिंह को गंभीर हालत में हाईटेक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि ऋतिक साहू की हालत सामान्य बताई जा रही है। पूरा मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है और पुलिस जांच कर रही है कि हादसे की असली वजह क्या थी। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में देर रात एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। इसी विवाद ने देर रात हिंसक रूप ले लिया, जब गुस्से में आकर पत्नी ने सील लोहा से पति के सिर पर वार कर दिया। हमले में पति डोमनलाल साहू, जो पेशे से ड्राइवर था, की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही छावनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। दुर्ग जिले से दर्दनाक हादसा सामने आया है। छातागढ़ की शिवनाथ नदी में 2 युवकों के डूबने की खबर मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने डीप डाइविंग के जरिए दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतकों की पहचान मोहम्मद फैजल उम्र 21 वर्ष और मोहम्मद ईशांत उम्र 13 वर्ष के रूप में हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF के कई जवानों ने अहम भूमिका निभाई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी और जलाशयों के पास सावधानी बरतें। अब डालते हैं नजर प्रदेश की खबरों पर। रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त पीठ का आज उद्घाटन न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने किया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता हितों की रक्षा और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अतिरिक्त पीठ की स्थापना को लंबित मामले के शीघ्र निपटारे की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अतिरिक्त पीठ के अध्यक्ष का दायित्व प्रशांत कुंडू और सदस्य का दायित्व आनंद वर्गीस को सौंपा गया है। सोमवार से इस पीठ में मामलों की सुनवाई कर दी गई है। इस अवसर पर न्यायमूर्ति चौरड़िया ने उप मुख्यमंत्री साव, मंत्री दयाल दास बघेल और विभागीय सचिव रीना बाबा साहेब कांगले के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में न्यायिक और अधिवक्ता समुदाय के कई वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाए पूर्व विधायक अमित जोगी की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान 2 अलग अलग याचिकाओं पर विचार किया गया। पहली याचिका हाई कोर्ट के आदेश के तहत सरेंडर पर रोक से जुड़ी थी, जबकि दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट की नियमित बेंच में सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों को एक साथ टैग करते हुए 23 अप्रैल को संयुक्त सुनवाई की तारीख तय की। अदालत ने फिलहाल सरेंडर पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान मृतक राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी के वकील भी मौजूद रहे और उन्होंने अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अमित जोगी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वो कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें
पुलिस की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रतनपुर थाने के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कानून के रखवाले ही कानून तोड़ते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में सहायक उप निरीक्षक दिनेश तिवारी एक पीड़ित व्यक्ति के साथ मारपीट और गाली गलौज करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि फरियादी सिर्फ अपनी शिकायत की जांच जल्दी पूरी करने की मांग लेकर थाने पहुंचा था, लेकिन इंसाफ देने की जगह उसे बर्बरता का सामना करना पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आरोपी एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। सवाल यह है कि अगर थाने में ही आम आदमी सुरक्षित नहीं है तो आखिर न्याय की उम्मीद कहां की जाए। रायपुर के ग्राम तर्रा में अग्र सेवा गौशाला को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जहां गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा के कई बड़े फैसले किए गए। बैठक में गौशाला के विकास, सोलर सिस्टम के अधिकतम उपयोग और डायलिसिस मरीजों के लिए सेवा केंद्र शुरू करने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सबसे खास रहा बुजुर्गों के नाम एक पेड़ अभियान, जिसमें हर सदस्य अपने पूर्वजों के नाम पर पेड़ लगाएगा। इसके साथ ही गौशाला परिसर में बर्ड्स टावर निर्माण और नए शेड के उद्घाटन के साथ 51 गौ माताओं का मंगल प्रवेश भी कराया गया। संस्था का कहना है कि आने वाले समय में यह गौशाला असहाय और वृद्ध गौ माताओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुरक्षित आश्रय बनेगी। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच डिजिटल सहयोग को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। दोनों देशों ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को जोड़ने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ली जे म्यूंग ने कहा है कि इस समझौते से दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के यहाँ यात्रा के दौरान स्थानीय QR कोड के जरिए भुगतान कर सकेंगे। इससे न सिर्फ लेन देन आसान होगा बल्कि यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी और ली जे म्यूंग ने साथ में सेल्फी ली और पौधरोपण भी किया। इस बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को रवाना किया और साथ स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा आस्था और आत्मिक शांति का मार्ग है। सरकार का लक्ष्य है यात्रा सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ग्रीन 4 धाम यात्रा और प्लास्टिक मुक्त केदारनाथ का लक्ष्य रखा गया है। ऑल वेदर रोड रोपवे परियोजना और दिल्ली देहरादून कॉरिडोर जैसी सुविधाओं से यात्रा अब और आसान हो गई। सरकार ने श्रद्धालुओं को स्वच्छता बनाए रखने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है। इस बार यात्रा में स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जाए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा की खबर सामने आई है। रामनगर के कागोट इलाके से यात्रियों से भरी एक बस करीब 100 फीट गहरे खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 29 से ज्यादा लोग घायल बताया जा रहा है कि बस का टायर अचानक फट गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। घटना के तुरंत बाद प्रशासन, पुलिस की राहत टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। नॉर्थ कोरिया ने 20 अप्रैल को एडवांस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। इन मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड लगाए गए थे, जो एक साथ कई छोटे बमों को बड़े इलाकों में फैला सकते हैं। इस परीक्षण की निगरानी खुद किम जोंग उन ने की और उनके साथ उनकी बेटी किम जोंग ए भी मौजूद थी। इस परीक्षण का मुख्य मकसद क्लस्टर और फ्रैगमेंटेंस वॉरहेड की ताकत को परखना था। क्लस्टर बम को दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है, क्योंकि ये एक बार सैकड़ों छोटे बमों को फैलाते हैं, जिससे कई बिना फटे रह जाते हैं और लंबे समय तक खतरा बने रहते हैं। नॉर्थ कोरिया इस तरह के हथियारों को लगातार विकसित कर रहा है और यह उनकी सेना को आधुनिक बनाने की रणनीति का हिस्सा है। इस्लामाबाद फिर एक वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनता दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित वार्ता से पहले ही हालात उलझते नजर आ रहे हैं। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वार्ता शुरू होने का ऐलान किया, वहीं ईरानी मीडिया का दावा है कि तेहरान अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेगा। ईरान ने इसके पीछे अमेरिका की अत्यधिक मांगे और अवास्तविक अपेक्षाएं जैसे कारण गिनाए हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर इस्लामाबाद में अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका के कई जेट वहां पहुंच चुके हैं और रेड जोन पूरी तरह सील कर दिया गया है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि उनका देश
युद्ध नहीं चाहता और संवाद के जरिए समाधान चाहता है। आज के समाचार यहीं तक। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।